हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग आज फिर से अपना 1 दिसंबर 2021 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें से हम इंग्लिश का अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर जितने हमने कराए उसमें आपने इंग्लिश का पार्ट नहीं देखा है, तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए। आपको वो सारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी उससे अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पेपर लेकर आए हैं दिसंबर 2021 का, जिसमें से हम इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हम आज का पेपर अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ 1 कहता है, एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ द आइस इन द हिमालयाज एंड द हिंदू कुश रीजन विल मेल्ट दिस सेंचुरी एज टेम्परेचर राइज। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या होगा कि हिमालय और हिंदू कुश रीजन का जितनी भी आइस है वो 1/3 आइस जो है वो मेल्ट हो रही है या हो जाएगी। ठीक है, 1/3 जितनी भी आइस हिमालय और हिंदू कुश रीजन में है वो हो जाएगी। कितने? 1/3 आइस जो है मेल्ट हो जाएगी। डिस्टर्बिंग रिवर फ्लोज वाइटल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर चाइना एंड इंडिया अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो जो आइस मेल्ट हो रही है उसके पास जो वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे, तो चाइना और इंडिया के रीजन में फसल को ग्रो करने के लिए उस वाटर फ्लो को रोकना ज़रूरी है। ठीक है, साइंटिस्ट का ये कहना है, क्योंकि देखिए आइस पिघल रही है तो वाटर फ्लो होगा ही, तो उसको रोकना ज़रूरी है। वर्स्ट ग्लेशियर मेक द हिंदू कुश हिमालय रीजन विच इज़ होम टू द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक टॉप्ड बाय माउंट एवरेस्ट K2 अ थर्ड पोल बिहाइंड अंटार्कटिका एंड आर्टिका रीजन। अंटार्कटिका और आर्टिका रीजन में जो ये ग्लेशियर है वो हिंदू कुश हिमालयाज रीजन बनाता है। क्या बनाता है? देखिए ये जो ग्लेशियर है वो क्या बनता है? हिंदू कुश हिमालय रीजन, यानी जिसे हम HKH भी कहते हैं, HKH रीजन बनाता है, जिसके अंदर वर्ल्ड्स के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और K2 होते हैं। K2 जो है वो सिचुएटेड है। ये सब कौन कह रहा है? साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पैराग्राफ हमारा क्या कहता है? थर्ड पैराग्राफ हमारा कह रहा है, global warming is on track to transfer the Fisit glacier covered mountain peak of HKH, the HKH cutting across 8 countries to bare rocks in a little less than a century, said Wester of the International Center of Integrated Mount Development। जो इंटरनेशनल सेंटर है इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट का, उन्होंने क्या कहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है, वो क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग 1 सदी से लिटिल लेस देन 1 सेंचुरी, 1 सदी से भी कम समय में फिजिट ग्लेशियर जो है, फिजिट ग्लेशियर कवर्ड माउंटेन पीक। फिजिट जो होता है वो मतलब फिजिट ग्लेशियर का मतलब होता है जो ठंडा जो ग्लेशियर है, जो माउंटेन पीक्स जो उससे कवर है, जो कि पहाड़, जो कि माउंटेन्स पीक जो ग्लेशियर से कवर्ड है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है। और वो क्या कर रही हैं? कटिंग अक्रॉस 8 कंट्रीज टू बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स का मतलब होता है नेक्ड रॉक्स, यानी नेक्ड जो चट्टानें होती हैं, तो पिघलने की वजह से 8 देशों को काट कर नेक्ड रॉक बनने की कगार पर है HKH की चट्टानें, जो कवर्ड किससे हैं? फिजिट ग्लेशियर से। अभी जो ग्लेशियर से कवर है वो लेस देन अ सेंचुरी, 1 सदी से भी कम समय में 8 देशों को काटकर बेयर रॉक्स बनने की कगार पर है। ये किसने कहा है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट ने। ठीक है, चलिए फोर्थ पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। द रिपोर्ट बाय 2 10 ऑथर्स सेड दैट मोर देन अ थर्ड ऑफ द आइस इन द रीजन विल मेल्ट बाय 2100 इवन इफ द गवर्नमेंट टेक्स tough action to the limit global warming under the 215 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जो रिपोर्ट कहती है 210 ऑथर्स की, वो क्या कहती है कि मोर देन अ थर्ड ऑफ द आइस, 1/3 से भी ज़्यादा आइस, मोर देन अ थर्ड ऑफ द आइस इन द रीजन, इस रीजन की 1/3 से भी ज़्यादा आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। कितने में? अभी क्या चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है 2022, तो ये कब हो जाएगी? 2100 तक ये आइस जो है वो 1/3 आइस मेल्ट हो जाएगी। इवन इफ द गवर्नमेंट टेक टफ एक्शन टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सरकार ने बहुत टफ एक्शन लिए हैं 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर, तो सरकार ने बहुत टफ एक्शन लिए, फिर भी 2100 यानी 2100 तक ये आइस जो है वो 1/3 मेल्ट हो जाएगी। ठीक है,
द स्टडी सेड दैट द विल डिस्टर्ब रिवर, स्टडी क्या कहती है, जो ये पिघलना है, ठीक है, इसका मतलब होता है पिघलना। पिघलना जो ये पिघल के जो रिवर बन रही है, जो रिवर में इंक्लूड हो रहा है वाटर, इंक्लूड द याजीन, मैकोंग, इंडस एंड द गंगा, अच्छा मैकोंग, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो जो पानी होता है, पानी है जो पिघल रहा है, वो किस में इंक्लूड हो रहा है, इन नदियों में, यांगतीज और मैकोंग में इंक्लूड हो रहा है। इंडस एंड गंगा वेयर फार्मर्स रिलाई ऑन ग्लेशियर मेल्ट वाटर इन द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में इंडस और गंगा के ऊपर ही जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो रिलाई करते हैं। रिलाई करने का मतलब होता है उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ग्लेशियर वहाँ पे मेल्ट होता है। ग्लेशियर मेल्ट होकर जो पानी निकलता है उससे ड्राई सीजन में हमारे जो किसान हैं वो उसी इंडस और गंगा पे ही वो है, डिपेंड है, ठीक है। About 250 million people live in the mountain and 1.65 billion in river valley below. तो 250 मिलियन पीपल जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे माउंटेन्स पे, और 1.65 बिलियन पीपल जो रहते हैं वो रहते हैं रिवर वैली के नीचे, ठीक है। तो ये बताया गया है। ये इन शॉर्ट ये पैराग्राफ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। 6 पैराग्राफ है हमारा, चेंजेस इन रिवर फ्लो कुड ऑल्सो हार्म हाइपर पावर प्रोडक्शन। तो जो रिवर फ्लो में चेंज आ रहे हैं उससे हाइपर पावर प्रोडक्शन में नुकसान हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है रिवर फ्लो में काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है, ये हमने पीछे पढ़ा। एंड कॉज मोर इरोशंस एंड लैंडस्लाइड इन द माउंटेन्स, और इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स पे हमारे लैंडस्लाइड भी हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब हमने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया। अब हम एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 121 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ना है आपने और आपने बताना है कि कौन कौन से पैराग्राफ सही हैं इसमें, और कौन सा ए एंड बी में से कौन सा पार्ट सही है, कौन सा गलत है। ये पहला पैराग्राफ डील्स विद द कॉज ऑफ द हिमालय रीजन, ये सही है। या पैराग्राफ 2 प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू डील अंटिल द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आप देख लीजिए, पैराग्राफ देख लीजिए, पता लग जाएगा। पैराग्राफ ए बिल्कुल सही बात कहता है कि हाँ, पैराग्राफ ए डील विद द कॉज ऑफ, कैसे डील करनी है वो बता रहा है। एंड प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू डील विद द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये बिल्कुल गलत बात है। पैराग्राफ 2 जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं बता रहा था। पैराग्राफ 2 हमारे बारे में क्या कह रहा था, पैराग्राफ 2 ये रहा। पैराग्राफ 2 कह रहा था कि जो ग्लेशियर है विज होम टू द हाईएस्ट, मतलब K2 और माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया था कि वो हाईएस्ट पीक है, कहाँ पर है, हिंदू कुश रीजन में, ठीक है। तो बी हमारा गलत है, ए हमारा सही है। तो बी एज टू बी सॉस, ए फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 122 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द हिमालयाज इन हिंदू कुश रीजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है हिमालय और हिंदू कुश रीजन, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पीक रहती हैं। मतलब जो हाईएस्ट पीक है K2 और माउंट एवरेस्ट अभी हमने पढ़ा था, वो कहाँ पर है, हिमालय और हिंदू कुश रीजन में। 123 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्ट बाय एविडेंस इन द टेक्स्ट। जो भी हमने टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें जो एविडेंस है उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब टेक्स्ट उसमें नहीं आया है। तो पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट विल रिड्यूस राइजिंग टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही आ गई। नॉट दिया हुआ था ना, तो ये कह रहा है कि 215 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बताया तो गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 215 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट विल रिड्यूस राइजिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे। इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बात बताई गई है कि 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को सरकार ला रही है या यूज़ कर रही है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि राइजिंग टेम्परेचर को रोक सके। तो ये वाला एविडेंस हमारा इसमें नहीं दिया गया है, तो नॉट था, तो ये हमारा सही हो गया। द मेल्टिंग ऑफ हिमालयस विल डिस्टर्ब राइट फ्लो, ये भी दिया गया है। क्लाइमेट चेंज विल सिवियरली अफेक्ट पीपल लिविंग इन द स्मॉल आइसलैंड स्टेट, ये भी सही बात है। इसका मतलब हमारा ए पैराग्राफ बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 124 विच पैराग्राफ डील विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दो इन हिमालय रीजन, ये कौन सा पैराग्राफ हम बता रहा है, तो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला हमें पैराग्राफ फर्स्ट बताता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बेयर, बेयर का मतलब होता है नेक्ड, अभी पीछे बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्म, हार्म का अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्म का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेनिफिट, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है सेकंड वाला। 127 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस है वाइटल है, इसमें कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए, तो इसमें हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 128 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, इसमें से किस पार्ट में आपकी एरर है, इफ वी विल बी लेट देन दे विल बी एंग्री, ठीक है, तो इसमें हमारे किस पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में, ये विल भी नहीं आएगा, ये आर आएगा, इफ वी आर लेट दे विल बी एंग्री, तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, ए पार्ट है, यानी थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक पैराग्राफ खत्म होता है। अभी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग सीटेट में 130 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है सीटेट के लिए, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है, इसमें आपको 3000 प्लस से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इनमें भी आपको विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा। इसके साथ यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को ध्यान में, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, जो कि अपने आप में इस बुक को और भी खास बनाता है। तो आप लोग इस बुक को आज ही लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नियर बाई जो भी आपके ऑफलाइन स्टोर है, बुक स्टोर है, वहां से आप ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई हैं, आप लोग वहां से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर इसके उत्तरमाला और उत्तरमाला से भी जरूर यहाँ पर विद डिटेल सॉल्यूशन इस तरीके का दिया रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनके और भी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि सीटेट की गाइड तो है ही, और इसके साथ ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो सीटेट का प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों ही चीज़ें आप आज ही ले लीजिएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई, आप वहां से आज ही ऑनलाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, हेवन सीम्स टू टर्न अप व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट। हम, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, तो जब हम कम एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों से तब हमें हेवन मतलब होता है, इसके कहने का मतलब है हमें चीज़ों से कम एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ से लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आई गेव अप अ गुड जॉब इन दिल्ली, बताया गया है आई गेव अप अ गुड जॉब इन दिल्ली एंड कम टू लीव इन अ हिल स्टेशन। मैंने अपनी दिल्ली की गुड जॉब, अच्छी जॉब थी वो दिल्ली की छोड़ दी थी और उसके बाद मैं एक हिल स्टेशन पे आ गया। partly because I love mountain and forest and partly because I want to devote more time to writing। कहने का मतलब है कि दिल्ली की गुड जॉब छोड़ दी थी और अपने एक हिल स्टेशन पे आ गया। क्यों, ऑथर क्या कह रहे हैं, क्यों छोड़ दी थी और क्यों आ गए, क्योंकि बिकॉज आई लव माउंटेन्स, मुझे माउंटेन से प्यार था, एंड फॉरेस्ट से भी प्यार था, एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू डेवोट मोर टाइम टू राइटिंग, अपनी राइटिंग को मुझे और टाइम देना था, अपने लेखन का अभ्यास करने के लिए मुझे और टाइम देना था, तो दिल्ली की जॉब छोड़ दी और पहाड़ों पे आ गए। आई लिव एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड मैपल। ओक एंड मैपल के जो एज था, एज मतलब होता है किनारा, फॉरेस्ट का जो किनारा था, ओक और मैपल के फॉरेस्ट का जो किनारा था, मैं वहाँ पे रहता था। आई एम हैप्पी अमंग ट्रीज बट द फुल मैजिक ऑफ अ ट्री वॉज ओनली ब्रॉट होम टू मी सम टाइम एगो व्हेन आई वॉज अ प्लेन। मैं आई एम हैप्पी अमंग ट्रीज, मैं पेड़ों के बीच में खुश हूँ, है ना, बट द फुल मैजिक ऑफ अ ट्री वॉज ओनली ब्रॉट होम टू मी सम टाइम एगो व्हेन आई वॉज प्लेन। लेकिन जो मेरे लिए, पेड़ों के लिए मेरे अंदर जो प्यार था, या कह सकते हैं कि प्यार कब उत्पन्न हुआ, सम टाइम एगो व्हेन आई वॉज इन प्लेन, जब मैं प्लेन्स में था, यानी प्लेन्स का मतलब है जब हमें मैदानी इलाकों में था उस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले ऑथर दिल्ली में थे, पहाड़ आने से पहले, ये बताया गया है जब वो मैदानी इलाकों में थे उस टाइम पे उनके अंदर पेड़ों को लेके क्या मतलब घर कर गई उनके अंदर बातें, पेड़ों को लेके उनके अंदर मैजिक उत्पन्न हो, उन्हें पेड़ों से किस तरीके से प्यार हुआ, ये बताया गया है हमारी सेकेंड पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ बता रहा है, आई वॉज वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रेच ऑफ wasteland, a desert that seemed to stretch endlessly across a wide flat plain। स्ट्रेच का मतलब होता है विस्तार करना और वेस्टलैंड का मतलब होता है बंजर ज़मीन, और डेजर्ट तो हमारा मरुस्थल होता ही है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब ऑथर स्ट्रेच ऑफ वेस्टलैंड मतलब एक जो वेस्टलैंड था, बंजर ज़मीन थी, और एक मरुस्थल था, उस पर वॉक कर रहा था, आई वॉज वॉक कर रहे थे, दैट सीम टू बी स्ट्रेच एंडलेसली अक्रॉस अ वाइल्ड फ्लैट प्लेन, जो कि दिखने में मतलब एंडलेसली का मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बंजर ज़मीन है, उसका कहीं अंत नहीं है।
just was as I was beginning to find the heat and glare a little discouraging. जब ये बिगनिंग थी, जब मतलब स्टार्टिंग हुई, जब उन्हें गर्मी लगने लगी, एंड द ग्लेयर अ लिटिल डिस्करेजिंग, आई सॉ अ ट्री, तो मुझे थोड़ा सा गर्मी फील होने लगी, तो आई सॉ अ ट्री, मैंने जस्ट एक ट्री को देखा, जस्ट वन स्मॉल crooked tree shimmering in the distance and seeing it there all by itself, but growing stubbornly where other trees would not grow. I saw a tree, मैंने एक ट्री को देखा, छोटा सा ट्री, crooked tree, crooked का मतलब होता है हमारा टेढ़ा मुड़ा हुआ, थोड़ा मुड़ा हुआ ट्री था, shimmering in the distance, शिमरिंग का मतलब होता है दूर से ही चमक रहा था, तो दूर से ही एक टेढ़ा मुड़ा हुआ ट्री चमक रहा था, एंड सीइंग इट देयर ऑल बाय इटसेल्फ, उसे देख के वहाँ पे, बाय बट ग्रोइंग स्टबर्नली वेयर अदर ट्रीज विल नॉट ग्रो, तो वो एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती बड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ और कोई ट्री नहीं था, मरुस्थल था और वेस्टलैंड था, वहाँ एक ही ट्री था, उसे देख के ऐसा लग रहा था क्योंकि टेढ़ा मुड़ा हुआ था कि ज़बरदस्ती लड़के मतलब कैसे ज़बरदस्ती वो ग्रो हुआ है, बड़ा हुआ है. आई वॉज फिल्ड विद लव एंड एडमायरेशन ऑफ इट, उसे देख के मेरे अंदर प्यार और मतलब उसे देख के अब आकर्षण हुआ. When I am reached the tree, I found that it has given shelter to other small plant for the sun. जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा, आई फाउंड दैट इट हैज़ गिवन शेल्टर टू, शेल्टर का मतलब आश्रय देना, तो उन्होंने उस पेड़ ने क्या छोटे प्लांट्स को धूप से बचाने के लिए अपना आश्रय दे रखा था. अ पेयर ऑफ पैरट्स emerged from a hole in the tree trunk and flew across the plain, flashed the red and green and gold. एक तोते का पेयर था. अ पेयर ऑफ पैरट्स का मतलब एक तोते का पेयर था. अ पेयर ऑफ, जो पैरट का जो पेयर था वो ट्री के ट्रंक में होल में था. होल में जो मतलब जो जैसे ट्री होता है उसके अंदर जो होल बना रहता है ट्री ट्रंक में, उसमें पेयर ऑफ पैरट था, और जो तोते का जो एक पेयर था वो फिर उड़ गया था आसमान में. ठीक है. Finding that tree there struggling on its own by giving life to other thing was like finding a bit of heaven where I least expect it. मैंने उस चीज़ को वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि क्या हुआ था वहाँ पे, क्या था कि मरुस्थल था, मैदानी इलाका था, बंजर ज़मीन थी, तो वहाँ पे ऑथर ने ये चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे एक पेड़ भी हो सकता है. तो जब मैं बहुत कम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने वहाँ पे जब एक ट्री देखा जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपने आप से स्ट्रगल कर रहा है, बट गिविंग लाइफ टू अदर थिंग्स, लेकिन अपने आप को स्ट्रगल करके दूसरों को लाइफ दे रहा है, दूसरों को ज़िंदगी दे रहा है. वो फाइंडिंग अ बिट ऑफ हेवन, मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई. अपने आप को मतलब उन दो से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप ही दूसरों को ज़िंदगी दे रहा है. जैसे वो पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे वो खुद बड़ा हुआ था, लेकिन छोटे प्लांट्स को वो सहारा दे रहा था, सनलाइट से बचा रहा था. तो वही बातें जो है ऑथर कहना चाह रहे हैं कि वो पेड़ कैसे बिना एक्सपेक्ट करे कैसे अपना काम करे जा रहा था. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ कहता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज़ द अनएक्सपेक्टेड दैट डिलाइज अस, that makes us by the collar and give us a good shaking, leaving us gaping in the wonder. It may only be shaft of the sunlight sheltering through a pillar of banyan tree, or dew drops caught in a spider's web, or in the stillness of mountain and sudden chatter of a mountain stream as you go round the bend of the hill. ठीक है. तो इस पैराग्राफ के कहने का मतलब ये है कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती हैं वो हमें ऑलवेज ऑलमोस्ट खुशी ही देती है. जैसे कहना क्या चाह रहे हैं, इट में ओनली बी द शेफ्ट का मतलब हमारा होता है किरण. तो इट में जैसे एक कोई किरण होती है सूरज की, स्लैंडिंग थ्रू अ पिलर ऑफ बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़. तो और स्लैंटिंग मतलब होता है तिरछी, तो तिरछी किरण जा रही है पिलर से होते हुए इसमें बैनियन ट्री पे, और ड्यू ड्रॉप्स कॉट इन अ स्पाइडर वेब, और उसमें से कुछ जो ड्यू ड्रॉप्स का मतलब कुछ किरणें जो हैं वो स्पाइडर्स वेब मकड़ी के जाले पर पड़ रही है. और इन द स्टिलनेस ऑफ माउंटेन एंड सडन चैटर ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम एज यू गो टू द बेंड ऑफ अ हिल. जैसे ये अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है, इसे खुशी देती है. एंड इन द स्टिलनेस ऑफ माउंटेन द सडन चैटर ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम, और जब आप माउंटेन पे जाते हैं एंड
जब आप माउंटेन पे जाते हैं तो आप सडन चैटर ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, जैसे सडन चैटर का मतलब जो गड़गड़ाहट होती है माउंटेन स्ट्रीम की, पहाड़ की धारा से जो स्ट्रीम निकल रही है उसकी गड़गड़ाहट होती है एज यू गो राउंड टू बेंड ऑफ द हिल। और जब आप राउंड जाते हैं, जब आप पहाड़ से मोड़ से चक्कर लगाते हैं, राउंड जाते हैं, तो वहाँ पे जो हिल होती है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती हैं, चीज़ों अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। कहने का मतलब ये है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो होती हैं वो लाइफ में काफ़ी हद तक खुशी देती हैं, ठीक है। और ऑथर के कहने का मतलब है कि हमें भी एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। जैसे क्या कहा था उन्होंने, जैसे वो पेड़ के बारे में उन्होंने स्टोरी बताई थी कि कब उन्हें वो पेड़ जो था अपने आप को अपने आप ग्रो होकर सनलाइट दे रहा था दूसरों को। तो बस वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं वो अलग ही प्लेजर देती है, अलग ही हेवन सीन्स टू टर्न अप, ठीक है। चलिए ये वाला हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। 129 क्वेश्चन करते हैं। द ऑथर डिसाइड टू शिफ्ट इन द माउंटेन बिकॉज, ऑथर माउंटेन पे क्यों डिसाइड करा था उन्होंने शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि ही लव्स द माउंटेन एंड द वांटेड टू राइड मोर। ये हमें पहला पैराग्राफ में ही बताया गया था। 130 क्वेश्चन, व्हाट लिफ्ट द राइटर्स ड्रॉपिंग स्प्रिट इन द डेजर्ट हीट। क्या दिखा था राइटर को, एक सिंगल ट्री दिखा था ना, तो इसका सिंगल क्रूक्ड ट्री स्टक्ड, हाँ सेकंड वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सिंगल ट्री दिखा था जो कि टेढ़ा मुड़ा हुआ ट्री था और सरवाइव कर रहा था डेजर्ट में। 131 क्वेश्चन, द राइटर वॉज फिल्ड विद लव एंड एडमायरेशन बिकॉज, क्यों मतलब फॉर, मतलब कहने का मतलब है क्यों उन्होंने एडमायर हुए थे, किससे हुए थे एडमायर वो, स्मॉल कुक ट्री स्टैंडिंग अलोन इन अ डेजर्ट। इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 क्वेश्चन, द फेज अ बिट ऑफ हेवन इज पैराग्राफ 3 मीन्स समथिंग, बिट ऑफ हेवन का मतलब क्या था हमारा, समथिंग अमेजिंग, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला, वो फर्स्ट वाला अमेजिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। 133, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज टू सेम मीनिंग। क्रुक्ड का मीनिंग, क्रुक्ड मतलब होता है टेढ़ा मुड़ा हुआ, तो होता है ट्विस्टेड, ठीक है, सेम मीनिंग। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट मीनिंग ऑफ सडन। सडन का अपोजिट आपने बताना है, तो इसका होता है हमारा लिटरली, ठीक है, फोर्थ। 135 क्वेश्चन, विच पैरा ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। एरर बतानी है। ए है मतलब फार्मर्स एंड गार्डनर्स हैव बीन बैडली इफेक्टेड बाय द फ्लड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कि इफेक्टिव नहीं होगा, ये होगा अफेक्टेड। तो ये वाला हमारा डी पार्ट नहीं, सॉरी सी पार्ट है ना, ये सी पार्ट, तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 क्वेश्चन, यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए। चमस्की प्रपोज द अजम्पशन दैट, इनमें से कौन सा अजम्पशन है वो चमस्की ने प्रपोज किया है। चमस्की ने प्रपोज किया था, तो वो है हमारा ये वाला, चाइल्ड इज बॉर्न विद इनेट लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, ये चमस्की ने दिया था, ठीक है। 137, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन। जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज होती है वो किस पे फोकस करती हैं, वो करती हैं स्टूडेंट्स हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 138 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग एज अ प्रोसेस। इनमें से राइटिंग के बारे में, जो राइटिंग एक प्रोसेस है, इसके बारे में कौन सी चीज सही है। तो इसका सही आंसर है राइटिंग इज रिकर्सिव, ठीक है। 139 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्रिंट रिच एनवायरमेंट इन अ क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉर प्रिंट रिच एनवायरमेंट इन द क्लास। नॉट लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। पहला, इट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज इन अ मीनिंग एंड फुलफिल्ड वे। सेकेंड है, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू मैनी फॉर्म्स ऑफ प्रिंट। थर्ड है, इट हैज टू डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। या फोर्थ है, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू डू क्ले मॉडलिंग एज अ फ्री प्ले एक्टिविटी, ठीक है। प्रिंट रिच एनवायरमेंट के लिए क्या चीज़ सही नहीं थी, वो है हमारी स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू डू क्ले मॉडलिंग एज अ फ्री प्ले एक्टिविटी, ठीक है। 140, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज करी थी स्टीफन कैरसन, ठीक है। 141, इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग होल लैंग्वेज इज एन, क्या ए या एन, बताइए क्या होल लैंग्वेज इज
अप्रोच, ठीक है, इसका थर्ड आंसर अप्रोच बिल्कुल सही हो जाएगा, इज एन अप्रोच। 142 स्किमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट टू, स्किमिंग क्या है, रीडिंग अ टेक्स्ट टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 क्वेश्चन, रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प इन, जो अलाउड रीडिंग होती है यानी तेज रीडिंग होती है, स्टूडेंट्स को किस चीज़ में हेल्प करती है, रीडिंग अलाउड इज स्टूडेंट्स हेल्प इन, किस चीज़ में हेल्प करती है, वो करती है बिल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड एनहेंसिंग प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। 144 क्वेश्चन, Piaget theory of language development suggests that language is learned through, किस चीज़ के थ्रू लैंग्वेज लर्न होती है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 क्वेश्चन, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर facilitates them and motivate children towards transfer the concept and skill from home language to language of instruction as school. दिस स्ट्रेटजी, ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो क्या करती है, ये क्या करती है, प्रमोट लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट करती है, सेकंड वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकस्ड ऑन, किस चीज़ से फोकस करती है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमर्सी, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजिकल टूल, क्या चीज़ सही नहीं है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इट हैज द मेमोराइजिंग द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, यही हमारा बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, नॉट ट्रू यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इट हैज टू मेमोराइज द मेमोरीज ऑफ द स्टोरी, ठीक है। 148 इंटीग्रेशन ऑफ टॉय बेस्ड पेडागोजी इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डन थ्रू, बताइए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रोल प्ले यूजिंग टॉयज, ठीक है। 149 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल असेसमेंट एक्टिविटी फॉर असेसमेंट learning skills, A enacting a character in a role play, second describing a market scene, C reading a newspaper in morning assembly, या fourth है retelling the story narrated by the teacher, which one of the following is most suitable assessment activity for assessing learning skills के लिए कौन सी एक्टिविटी सही है, बताइए 149 का आंसर इसका सही हो जाएगा retelling the story narrated by the टीचर। और 150 क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ टीचर यूजेस मेन्यू कार्ड इन अ लैंग्वेज टास्क, दिस मेन्यू कार्ड पहला है इज अ रिलेवेंट मटेरियल फॉर कैटेगरी टेक्नोलॉजी, सेकंड है इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लर्निंग पेडागोजी, या थर्ड है विल टेम्प स्टूडेंट्स टुवर्ड ईटिंग द फूड, या फोर्थ है हमारा कांट यूज एज मटेरियल इन लैंग्वेज क्लास, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड इज एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज, सेकंड वाला इज एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, आपको आती है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने प्रैक्टिस सेट्स को एज अ रिविज़न के तौर पे, या एक तरीके से कह सकते हैं एज आपकी आप क्लासेस कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं तो आपको ये पता लग रहा है कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई चली जाती हैं, लेकिन पूरी क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, अभी आपको सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, आपको एटलीस्ट यहाँ से पता लगेगा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या आपको सही से नहीं पता लग पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरी क्लासेस यहाँ प्रोवाइड नहीं हो रही, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। तो कल हम फिर से नया प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, एक नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट हम इसके बाद करेंगे जब हमारे प्रीवियस ईयर पेपर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अब इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा, जो आई थिंक 2022 का पेपर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से है और किस तरीके से आपको आगे करनी है, आपको ये पता लगता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और कल हम फिर से मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। थैंक यू।